Hello friends, good morning and I welcome you all in my channel HS Preparation with Pradeep. And friends, let us start today with the Indian Polity chapter, that is Directive Principles of State Policy. Friends, जो इंडियन पॉलिटी में मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, जो फर्स्ट के जो 8 चैप्टर्स हैं उसमें स्पेशली जो आपके हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा फंडामेंटल राइट्स और फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फ्रेंड, जो इसमें जो आर्ट ऑफ जो लक्ष्मीकांत में जो 8 चैप्टर दिए गए हैं उसमें जो 3 चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग इज दैट प्रीएम्बल, ठीक है। प्रीएम्बल, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इनमें से फ्रेंड्स मैक्सिमम जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, वो उसमें ऑब्जेक्टिव में भी और आपके जो अगर मेंस दे रहे हैं आप तो मेंस में बहुत से क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि बहुत से इसमें क्या है कि जो आप देखोगे कि इसमें जो केसेस होते हैं, जो स्पेशली सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स होती हैं, ठीक है, वो सब में जो है अगर आपका और स्पेशली आर्टिकल्स अगर ये चीज़ 2-3 चीज़ें आपको याद है तो आप जो है एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आर्टिकल्स ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपका जो एग्ज़ाम में अगर आप क्वेश्चन लिखते हैं स्पेशली जीएस पेपर 2 में, तो आपके जो है मार्क्स जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट जो है उनमें होती है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें सो दैट आई गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर ऑफ सच वीडियोस। इससे पहले मैंने ऑलरेडी आपको फ्रेंड्स फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अभी जो है जो आज का है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। एंड टुडे आई विल ट्राई टू फिनिश इट बाय इन 1 लेक्चर सो दैट यू गेट टू रिवाइज योर सिलेबस बिफोर द मेंस, ठीक है, ताकि आपका जो मेंस से पहले रिवीजन हो जाए 3-4 बार। तो उससे क्या है कि मैं कोशिश करूँगा कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाला चैप्टर आज का ही आपका ख़त्म हो जाए। तो लेट अस स्टार्ट। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं फ्रेंड्स, ये क्या होते हैं, ठीक है। ये कुछ आर्टिकल है फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रेंड्स दैट इज़ फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, ठीक है। ये हमें बताता है कि हमारा जो गवर्नमेंट का जो उद्देश्य है, जो राज्य का जो किस तरह का राज्य होना है। हमारा जो राज्य है वो है कल्याणकारी राज्य, ठीक है। इट इज़ नॉट अ पुलिस स्टेट, ठीक है। कल्याणकारी राज्य मतलब फॉर द वेलफेयर स्टेट, ठीक है। जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे फ्रेंड्स, जो हमारे संविधान निर्माता थे, उनका एक उद्देश्य था कि जो संविधान है, जो हमारा जो भी हमारा देश है वो जो है कल्याणकारी राज्य के रूप में काम करे। कल्याणकारी राज्य मतलब वेलफेयर स्टेट, मतलब स्टेट इधर ये नहीं है कि जैसे एक स्टेट, ठीक है। इसमें क्या है, जो अब लॉ की डेफिनेशन में स्टेट का मतलब होता है पूरा हमारा जो भारत देश है, ठीक है। इसीलिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे दे वांटेड आवर दैट कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक such arrangement that our state is a welfare state, ठीक है, so that it is looking after the welfare of all the peoples, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं, जो डिफरेंट प्रोविज़न हैं जो इन्होंने बनाए हुए हैं, ताकि जो है सब लोग जो है आपस में उस प्रोविज़न के तहत जो है सब लोग जो है दे कैन प्रॉस्पर, दे कैन डेवलप और दे कैन डेवलप देयर हाईएस्ट पोटेंशियल and they can give their best to their country so that our country is become once the गोल्डन स्पैरो जिसको बोलते हैं सोने की चिड़िया फिर से बन जाए, ठीक है। तो उसके लिए फ्रेंड्स ये जो के कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, डिफरेंट पार्ट हैं, ठीक है, और अलग अलग चैप्टर्स हैं, ठीक है। जो शुरू के जो कॉन्स्टिट्यूशन जिस टाइम बना था, ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें फ्रेंड्स 395 आर्टिकल थे, ठीक है। और उसमें जो है अराउंड 22 चैप्टर्स थे और 12 जो है उसमें पार्ट्स थे। लेकिन अभी जो फ्रेंड्स, अभी जो एट प्रेजेंट जो सिनेरियो है दैट इज़ क्वाइट चेंज्ड विद द फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूशन कितने अमेंडमेंट की वजह से जो है अभी जो है इसका जो साइज़ है दैट हैज़ इंक्रीज। कुछ आर्टिकल उसमें रिमूव कर दिए, कुछ जो उसमें ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो इट हैज़ बिकम अ बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और उसके बाद क्या है फ्रेंड्स कि ये इसमें क्या है कि अलग अलग शेड्यूल्स हैं, ठीक है। अलग अलग शेड्यूल्स में अलग अलग चीज़ें दी हुई है, जैसे फर्स्ट शेड्यूल सिटीजनशिप से, ठीक है। सेकंड शेड्यूल में कि इलेक्शन से रिलेटेड, राज्यसभा लोकसभा इलेक्शन, ठीक है। फिर थर्ड सैलरी से रिलेटेड, इस तरह जो है। 7th शेड्यूल जो है आपका लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है। 7th शेड्यूल जो आपकी लिस्ट से रिलेटेड है, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट और उस तरह कॉन्करेंट लिस्ट। और 8th शेड्यूल आपका जो है लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो इस तरह जो अलग अलग शेड्यूल्स हैं, ठीक है। तो
ये जो है फ्रेंड्स, अभी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है फ्रेंड, दीज आर एनुमरेटेड इन पार्ट 4, दैट इज़ पार्ट 4 फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51, ठीक है। आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। उसी तरह जो फंडामेंटल राइट्स के जितने भी आर्टिकल हैं वो है आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। तो फ्रेंड्स कोशिश ये करना है आपको कि आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक और आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक जो आपको आर्टिकल्स हैं वो आपको याद रहें, ठीक है। ज़्यादा ये कोई टफ नहीं है, क्योंकि बहुत ही इजी है। अगर आप एक दो तीन बार लेक्चर्स देखोगे तो आपको सारे आर्टिकल्स जो है याद हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो लेट अस स्टार्ट। तो बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो है हमने जो लिए हुए हैं, इसके जो प्रोविज़न है ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हुए फ्रेंड्स, जो आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन था। और आयरलैंड वालों ने इसको कहाँ से लिया हुआ है? आयरलैंड वालों ने इसको लिया हुआ है, उन्होंने स्पेन के जो कॉन्स्टिट्यूशन था उससे लिया हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिस्क्राइब दिस प्रिंसिपल्स एज नोबल फीचर, ठीक है, नोबल फीचर उन्होंने बताया था और एंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल अलॉन्ग विद फंडामेंटल राइट्स कंटेन द फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या करते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो फंडामेंटल राइट्स के साथ मिलके ये क्या बताते हैं कि व्हाट इज़ द फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसफी क्या है, ठीक है। और इसके बाद ये जो है हमारे संविधान की जो आत्मा है, दीज आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एंड ग्रेनविले ऑस्टिन जो फ्रेंड्स एक जो संविधान जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्टडी करता था, ठीक है, ये डिस्क्राइब डायरेक्टिव प्रिंसिपल द फंडामेंटल राइट एज द कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसने क्या बोला कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ये जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की कंसाइंस है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी क्या है फ्रेंड्स, ये जो फीचर्स हैं इसके फ्रेंड्स, ठीक है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डीपीएसपीज, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट के जो हैं ये क्या इनके जो है क्या इनके जो फीचर्स हैं, ठीक है। लेट अस स्टडी ऑल दोज फीचर्स, ठीक है। तो पहले क्या फ्रेंड्स, आइडियल दैट दिस phrase directive principle of state policy denote the ideal that the state should keep in mind while formulating policies and enacting laws, ठीक है। मीन्स कि ये ऐसे आइडियल्स हैं जिनको जो है स्टेट विल कीप इन माइंड, ठीक है। और जो दीज आर द आइडियल दैट स्टेट शुड कीप इन माइंड while formulating policies and enacting laws, ठीक है। कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन होती है, कोई भी लॉ फॉर्मुलेशन होता है, तो फ्रेंड्स स्टेट हैज़ टू कीप इन माइंड दिस प्रिंसिपल्स, ठीक है। ये जो है ये फंडामेंटल राइट क्या बोलते हैं और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर फंडामेंटल राइट जो आपको पता है जस्टिसेबल राइट है, और ये जो डीपीएसपीज हैं दे आर नॉट जस्टिसेबल, ठीक है। लेकिन व्हेन यू आर मेकिंग लॉ, अगर लॉ जो है इनके डेरोगेटरी होते हैं फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली दिस कैन बी चैलेंज। और फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कोई अगर डेरोगेटरी कोई लॉ बनाता है स्टेट, तो वो जो है दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट के उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता है, ठीक है फ्रेंड। उसी तरह फ्रेंड्स ये अभी आपने देखा होगा कि अभी जो रिसेंटली जो हुआ था संविधान का जो 123वां संशोधन हुआ, जिसमें क्या हुआ ओबीसीज के बारे में क्या था, पहले क्या सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी 102वां जो संविधान संशोधन था, उसमें क्या जजमेंट दी थी कि जो भी जो ओबीसी का जो प्रिपेयर करने का लिस्ट जो प्रिपेयर करता है वो राज्यों को अधिकार नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति उसको जो है केंद्र मतलब राष्ट्रपति मतलब केंद्र जो उसको गवर्नर की अनुमति से जो है गवर्नर की डायरेक्शन से जो है उसको लिस्ट को प्रिपेयर करेगा। स्टेट डोंट हैव एनी रोल इन द प्रिपेयरिंग फॉर द लिस्ट ऑफ ओबीसीज। और उसके बाद इसका बहुत सा विरोध हुआ था, लेकिन उसको क्या किया बाद में भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है अभी जो है राज्यों को अधिकार दे दिया। अभी ये जो है फिर से नया एक्ट बना दिया, ठीक है। तो दिस इज़ द वे ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड क्या है फ्रेंड्स कि ये क्या है फ्रेंड्स, देयरफॉर इट इंक्लूड द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव organ of the central and state government, all local authority and all other public authority in the country, ठीक है। उसमें क्या है फ्रेंड्स कि आर्टिकल इसमें जो आर्टिकल 36 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें दिया गया इसमें क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 36 द टर्म स्टेट इन द पार्ट 4 हैज़ बीन द सेम मीनिंग इन द पार्ट 3, ठीक है।
उसमें लिखा है क्लियरली कि अनलेस एंड अदरवाइज इन द कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर्ड द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट इज सेम एज इन द आर्टिकल 12 द स्टेट इन द पार्ट 3 डीलिंग विद द फंडामेंटल राइट। ठीक है फ्रेंड्स, जो आर्टिकल 12 में जो पार्ट 3 के स्टेट की डेफिनेशन है वही जो है आर्टिकल 36 में बताया है कि अनलेस एंड अदरवाइज रिक्वायर्ड द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट इज सेम एज इन द पार्ट 3 ऑफ द आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्होंने ये दिखाया कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपीस का कहीं पे भी इंटरप्रिटेशन होता है तो आपको जो है स्टेट की जो डेफिनेशन है दैट इज सेम ऑलमोस्ट सेम। ठीक है फ्रेंड्स, और वो मैंने आपको बताया था देयरफॉर इट इंक्लूड द स्टेट की क्या डेफिनेशन थी, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ऑल लोकल अथॉरिटीज एंड ऑल अदर पब्लिक अथॉरिटी इन कंट्री। ठीक है फ्रेंड, और उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, जो सेकंड है इसकी जो इसकी फीचर्स हैं डीपीएसपी के, डीपीएसपी रिसेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन एनुमरेटेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो ये क्या था फ्रेंड्स कि ये किससे रिसेंबल करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो जो है इसी से ये जो है रिसेंबल करते हैं। तो आपको क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स कि व्हाट इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इट इज़ एनुमरेटेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर लाइक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच वर issued to the Governor General and to the governors of colonies of India by the British government under the Government of India Act 1935। ठीक है, ये क्या थे फ्रेंड्स, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन थे। ये क्या है, विच वर जो कि इशू किए गए थे गवर्नर जनरल एंड टू द गवर्नर ऑफ कॉलोनीज ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जो ब्रिटिश के गवर्नर जनरल और वहाँ के जो गवर्नर थे, ठीक है, जो इंडिया में जो कॉलोनीज थी ब्रिटिशर्स की, उनको जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन थे कि किस तरह जो है आपको स्टेट को जो वहाँ पे चलाना है। ठीक है, व्हाट इज कॉल्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज मेयरली अनदर नेम फॉर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ठीक है, तो डीपीएसपीज आर जस्ट द मेयरली द नेम ऑफ द instrument of instruction, other name of the instrument of instruction. The only difference is that they are instruction to the legislature and executive। अब जो पहले कहता है ये दे यूज टू इन ब्रिटिश टाइम दे यूज टू बी द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर गवर्नर जनरल एंड गवर्नर ऑफ द कॉलोनीज इन इंडिया बाय कॉलोनीज इन इंडिया। अभी क्या है, दीज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन टू द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या फ्रेंड्स, आर्टिकल 37 क्लियरली मेंशन करता है कि दीज आर नॉन जस्टिसेबल। ठीक है, अभी क्या है फ्रेंड्स, इसमें क्या है, इसमें फीचर्स भी ये आ जाता है। ठीक है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कंस्टिट्यूट अ वेरी कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल प्रोग्राम फॉर ए मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट। ठीक है, ये कहता है दे एम एट रिलीजिंग अ हाई आइडियल ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी एज आउटलाइंड इन प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो प्रिंसिपल लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के जो प्रिंसिपल आउटलाइन किए गए फ्रेंड्स, उनको जो है उनको डील करने के लिए, उनको रियलाइज़ करने के लिए और मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट को एक जो कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल जो प्रोग्राम है उसको आउटले करने के लिए दीज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन और दीज डीपीएसपीज आर वेरी मस्ट। ठीक है, इन अ ब्रीफ दे सिक्स टू इस्टेब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। ठीक है, अगर कंट्री में इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी, फ्रेंड्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो है ही है। ठीक है, अगर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मतलब सबकी जो है इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से भी सब जो है अपना जो है इंडिपेंडेंट है, दे कैन एक्सरसाइज देयर जो इकोनॉमिक राइट हैं। ठीक है, और जो पॉलिटिकल राइट तो जैसे अपना एक्सरसाइज करते हैं, लाइक वोट देते हैं, उस तरह इकोनॉमिक राइट हैं। और जो इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी है, सोशल मतलब सोशल राइट है, इट मस्ट बी एग्जिबिटेड बाय देम। ठीक है, जो दे आर एबल टू एक्सरसाइज देयर पॉलिटिकल एंड सोशल राइट ऑल्सो, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट अलॉन्ग विद द पॉलिटिकल राइट। तो उसी से वो जो है उसी से जो है क्या इस्टेब्लिश होगी, इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद
द डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, दैट इज दे आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल, ठीक है, वो जो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है बाय द कोर्ट फॉर देयर वायलेशन, अगर उनको वायलेशन स्टेट करता है तो वो जो है यू कैन नॉट गो टू कोर्ट, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स इसका क्या है कि इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, दे आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट फॉर देयर वायलेशन, देयर फॉर द गवर्नमेंट, द सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल कैन नॉट बी कंपेल्ड टू इम्प्लीमेंट देम। Nevertheless, the Constitution Article 37 itself say that, जो Article 37 है अपने आप कहता है कि that these principles are fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws, ठीक है। ये जो है नॉन जस्टिसेबल हैं, ठीक है, these are non justiciable but these principles are fundamental in governance। अगर कहीं पे भी आपको गवर्न करना है फ्रेंड्स, स्टेट में गवर्न करना है तो दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉ। और ये जो है स्टेट की ड्यूटी होती है कि जितने भी ये लॉज बनाते हैं तो उसमें जो है जो डीपीएसपीज हैं ये जो है इसमें रिफ्लेक्ट हो, ठीक है फ्रेंड। अगर डीपीएसपी के तहत ये बनाता नहीं है तो फिर दिस द स्टेट इज कॉल्ड, वो जो है फिर स्टेट, वो जो फिर वेलफेयर स्टेट की, उसमें वेलफेयर स्टेट नहीं कहलाया जा सकता, ठीक है। तो इसीलिए जो है अगर ये सब जो उसको कोई भी लॉ बनाने हैं, कुछ भी बनाना है तो उसको जो है फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज के ऊपर जो है ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फिफ्थ है, नेक्स्ट फीचर्स क्या है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल थ्रू नॉन जस्टिसेबल नेचर हेल्प द कोर्ट्स इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ, ठीक है फ्रेंड्स। द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ, अगर कहीं अगर कोर्ट को अगर कोई लॉ बनाया स्टेट में और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अगर कोर्ट को एग्जामिन करनी है तो उसके सामने जो इंडाइसिस होती हैं, कौन सी इंडाइसिस होती हैं, दीज आर फ्रेंड्स, दीज आर दी फंडामेंटल राइट्स एंड सॉरी फॉर माय थ्रोट फ्रेंड, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स और अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन दोनों जो दो मेन इंडाइसिस हैं इनको जो है सुप्रीम कोर्ट जो है देखता है। इफ द क्वेश्चंस ऑफ द लॉ कम्स टू हिम वेदर इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड और नॉट, ठीक है। तो द मेन इंडाइसिस इज टू चेक दैट, और दो मेन पैरामीटर टू चेक दैट वैलिडिटी ऑफ लॉ इज one out of that among many parameters, these are fundamental rights and DPSPs. The Supreme Court has ruled many a time in the determining the constitutional validity of any law. If a court finds that the law in the question seeks to give effect to a directive principle, ठीक है, और अगर एक कोर्ट को लगता है कि जो है कोर्ट फाइंड दैट द लॉ इन द क्वेश्चन सीक्स टू गिव इफेक्ट टू फंडामेंटल राइट, और कोई लॉ बना हुआ है जो कि फंडामेंटल राइट को इफेक्ट देने के लिए लॉ बना है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इफेक्ट देने के लिए बना है, तो इट मे कंसिडर सच ए लॉ टू बी रीजनेबल इन रिलेशन टू आर्टिकल 14। और ये जो है ऐसे कानून को जो है ये जो है आर्टिकल 40 के तहत जो है इसको एक जो उसको आर्टिकल 40 के तहत जो है उसको रीजनेबल उसमें जो है आप उसमें लॉ को जो है कंसिडर कर सकता है। और आर्टिकल 19 और जो 6 फ्रीडम्स हैं एंड सेव सच लॉ फ्रॉम अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी, ठीक है। तो ये क्या करता है कि अगर कोर्ट कोई लॉ को फाइंड दैट लॉ इन द क्वेश्चन सीक्स टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इफेक्ट करने के लिए अगर फ्रेंड्स कोई भी लॉ बनाया जाता है तो कोर्ट क्या करता है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कैसे चेक करता है कि अगर वो जो आर्टिकल 14 जो संविधान का आर्टिकल 14 है दैट इज राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, दैट इज इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, इसमें आर्टिकल 14 में, ठीक है, इसके अनुसार वो चेक करता है। और आर्टिकल 19 जो 6 फ्रीडम्स दी गई है फ्रेंड्स उसके तहत चेक करता है, अगर ये ठीक है तो उसको लॉ को वो जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा जाता, ठीक है फ्रेंड। नाउ लेट अस डिस्कस आगे क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। जो फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या क्या है फ्रेंड्स। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी क्लासिफिकेशन और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, हाउएवर ऑन बेसिस ऑफ देयर कंटेंट एंड डायरेक्शन दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रेंड्स इट कैन नॉट
ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसे इसको क्लासिफाई नहीं किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, किस टाइप के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, बट जो है सब ने जो है, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं जिन्होंने भी संविधान पढ़ा उन्होंने क्या किया है, इसको जनरली ब्रॉडली जो है इसको 3 टाइप में बांट दिया गया है। दे कैन बी क्लासिफाइड 3 ब्रॉड कैटेगरीज, ठीक है, सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल, ठीक है। तो कुछ जो इसमें जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर सोशलिस्टिक, क्योंकि फ्रेंड्स द मोमेंट और कंट्री गोट इंडिपेंडेंट उस टाइम जो एक लहर चली थी वो क्या थी, सोशलिस्ट लहर थी, ठीक है, सोशलिस्ट थी। और उसके बाद क्या, गांधीयन, जो फ्रेंड्स आपको पता है कि गांधीयन वैल्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया में, ठीक है। तो गांधीयन, कुछ गांधीयन प्रिंसिपल हैं और कुछ लिबरल इंटेलेक्चुअल हैं। विद दी एडवांसमेंट ऑफ टाइम, जैसे हम मॉडर्न होते जाते, मॉडर्निटी की तरफ आगे आगे बढ़ते हैं, तो जो प्रिंसिपल जो हम अप्लाई करते हैं स्टेट की जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, ठीक है। तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स क्या हैं फ्रेंड्स, दीज प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म, ठीक है। दे ले डाउन दी, सोशलिज्म क्या है, समाजवाद, ठीक है, समाजवाद मतलब समाज के लिए, ठीक है, जो चीज़ें समाज के लिए, कैसे, दे ले डाउन द फ्रेमवर्क ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट, ठीक है। वो क्या करते हैं कि जो फ्रेमवर्क है उसको किस तरह जो है एक डेमोक्रेटिक सोशल स्टेट जो है बनाया जा सकता है, वो जो है ये फ्रेमवर्क ले डाउन करते हैं, ठीक है। दीज एम्स एट प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है। और फ्रेंड इन सब का जो एक ही पर्पज़ है कि किसी न किसी जस्टिस देना है, और जस्टिस क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है। तो दे लाउ डाउन द फ्रेमवर्क फॉर डेमोक्रेटिक सोशल स्टेट एम्स एट प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड सेट द पाथ टुवर्ड वेलफेयर स्टेट, ठीक है। और उस तरह जो है वेलफेयर स्टेट, तो इंडिया का जो फ्रेंड्स जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है कि नेचर ऑफ स्टेट क्या है, वेलफेयर स्टेट, ठीक है। तो वेलफेयर स्टेट को एक जो है ले डाउन करने के लिए ये जो है एक जो रास्ता बताते हैं। दे डायरेक्ट द स्टेट टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर बाय जस्टिस, ठीक है। इस तरह जो आर्टिकल कौन कौन से, आर्टिकल 38, ठीक है फ्रेंड्स, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, ठीक है, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43A और आर्टिकल 47, ये सब जो है ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या है, गांधीयन जो प्रिंसिपल हैं, दीज प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन द गांधीयन आइडियोलॉजी, दे रिप्रेजेंट द प्रोग्राम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एनुशिएटेड बाय गांधी ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट, ठीक है। जो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये गांधी का जो प्रोग्राम था फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि गांधी ने जो रिकंस्ट्रक्शन का एक प्रोग्राम सेट किया था नेशनल मूवमेंट में, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, वो क्या करते थे, कहीं पे गांव में चले जाते थे, कहीं हरिजन बस्ती में चले जाते, वहाँ पे जो है किस तरह जो चरखा काटते थे, ठीक है, चरखा काटना, ठीक है, वहाँ के जो गाँव के जो रिसोर्सेज है उनको बताना, हरिजनों की बस्ती में जाना, हरिजनों की बस्ती की साफ सफाई करना, किसी दूसरी जगह जाना, ठीक है। ये जो है इनका जो एक प्रोग्राम था, ठीक है। उस तरह जो है स्वदेशी को अपनाना, ठीक है, और स्वदेशी को जो हैंडलूम इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देना, ये सब जो है उनका एक रिकंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम था, ठीक है। विलेजेस में जाना, विलेज इंडस्ट्री है उसको डेवलप करना, ये सब जो है रिकंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम था महात्मा गांधी जी का, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल जो है, दीज प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो बेस्ड ऑन दी गांधीयन वैल्यूज ऑफ द गांधीयन प्रोग्राम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एनुशिएटेड बाय गांधी ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट, ठीक है। इन ऑर्डर टू फुलफिल द ड्रीम ऑफ गांधी सम ऑफ हिज आइडियाज़ वर इंक्लूडेड इन, और उस तरह जो गांधी जी का जो सपना था उसको पूरा करने के लिए जो है ये इसके जो कुछ जो है सम ऑफ हिज आइडियाज़ वर इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है। उसके कुछ आइडियाज़ जो है उनके डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ले लिए गए। उनमें क्या था फ्रेंड्स, जो आर्टिकल 40, ठीक है, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43B, आर्टिकल 46, आर्टिकल 47 एंड आर्टिकल 48, ये जो है इसमें लिए गए हैं, ठीक है। अब जो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में थे, ठीक है, द प्रिंसिपल इंक्लूड इन रिप्रेजेंट द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म एंड दे डायरेक्ट द स्टेट, ठीक है। और उस तरह जो फ्रेंड्स लिबरल इंटेलेक्चुअलिज्म के जो प्रिंसिपल हैं, ये जो प्रिंसिपल क्या करते हैं, ये रिप्रेजेंट द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, ठीक है, उदारवाद की, ठीक है। और उसके बाद क्या फ्रेंड्स, जो नए कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो होते, द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 एडिड 4 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू द ओरिजिनल लिस्ट। दे रिक्वायर द स्टेट टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। जो नए जो फिर इसमें प्रिंसिपल इंक्लूड किए गए फ्रेंड्स, वो क्या करते थे, वो उसमें जो कुछ एक हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, दैट इज आर्टिकल 39, ठीक है। टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर्स, ठीक है, दैट इज आर्टिकल 39A, ठीक है। एंड टू टेक स्टेप
टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द अमेंडमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, आर्टिकल 43, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, दिस आर्टिकल 48, ठीक है। इस तरह जो ये जो फ्रेंड्स जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये डिवाइड किए हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स, जो 36 है, 36 में क्या बताता है, 36 बताता है कि आपकी स्टेट की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। अनलेस एंड अदरवाइज रिक्वायर्ड द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट इज सेम एज डिफाइंड इन द आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आर्टिकल 37 के बोलता है कि जो है दीज आर नॉन जस्टिसेबल, ठीक है, ये जो है नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, दैट इज दे आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट फॉर देयर वायलेशन, but nevertheless the constitution itself say that these principles are fundamental in governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making law, this is article 37। उसके बाद क्या बोलता है आर्टिकल 38 which is a socialistic principle, जो समाजवाद से रिलेटेड है फ्रेंड्स। उसमें क्या बताता है फ्रेंड्स, आर्टिकल 38 क्या बताता है फ्रेंड्स की आर्टिकल 38 बताता है फ्रेंड्स, to promote the welfare of the people by securing a social order permeated by justice, social, economic and political, and to minimize equality in income, status, फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है फ्रेंड्स, जो आर्टिकल 38 है, ठीक है, कि ऐसा ऑर्डर एक स्टेट द्वारा ऐसा ऑर्डर करना, ऐसा ऑर्डर एक रेडी करना कि ऐसा कि जिसमें क्या है कि जस्टिस जो है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ठीक है, वो जो सब तरफ जो फैले, ठीक है, सब तरफ जो है सोशल जो जस्टिस है, चाहे सोशल है चाहे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल है, वो जो सभी जो है सारी दिशाओं में फैले स्टेट की। और जो है इसमें क्या है, और जो इनकम में इनक्वालिटीज़ हैं, ठीक है, इनको जैसे आपकी इनकम है उसमें असमानताएं हैं, ठीक है, कोई बहुत ही ज़्यादा गरीब है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, ठीक है, उस असमानता को दूर करना, ठीक है, कैसे करता है भाई फ्रेंड्स, उसके द्वारा जो फ्रेंड जो करता है, जो फ्रेंड फिर स्टेट जो है अलग अलग जो है लॉ लेके आता है, ठीक है, एक्ट लेके आता है, ठीक है। जैसे आपने देखा मिनिमम वेजेस एक्ट, ठीक है, मिनिमम वेजेस एक्ट मतलब कितनी जो है मिनिमम वेजेस होनी चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम वेजेस कितनी होनी चाहिए। उसी तरह फ्रेंड्स ये क्या करता है, स्टेट क्या करता है, जैसे आपको जो टैक्स रेट होते हैं, ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्स रेट जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्या करता है कि जैसे अमीर होते हैं उनको ज़्यादा टैक्स रेट लगा के वो जो पैसे जो गरीब के जो वेलफेयर की स्कीम्स हैं वो जो उनको उनकी तरफ बढ़ता है। तो इसलिए जो है ये एक फील करवाता है कि जो है स्टेट में चाहे कोई गरीब है, अमीर है, बूढ़ा है, जवान है, कोई किसी भी तरह का है, जैसे सोशल सिक्योरिटी देते हैं बूढ़ों को, तो उसको क्या करते हैं कि जो है कुछ सालों में पेंशन देते हैं। तो इस तरह जो इनइक्वलिटीज़ को दूर करने की कोशिश करते हैं ताकि जो है एवरीबडी फील्स प्राउड टू इन देयर वेल बीइंग और बीइंग इन लाइफ, ठीक है। तो उससे जो है किसी को अपने प्रति हीन भावना ना हो, सबको जो है समान की भावना हो, ठीक है। तो उसका इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है, सबको अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। तो इस तरह की फिर जो है लॉ फिर जो है इसी डायरेक्शन में स्टेट जो है बनाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ये लॉ जो है इसके अंग्रेज में कुछ बनते हैं तो क्या करता है फिर जो है सुप्रीम कोर्ट है देन इसकी वैलिडिटी चेक करता है, और वैलिडिटी किस एंगल में फंडामेंटल राइट्स और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, अगर वो कहीं वेरी करते हैं तो उसी में फिर वो जो वैलिडिटी चेक करता है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद क्या है फ्रेंड, आर्टिकल 39, ठीक है, आर्टिकल 39 इज वेरी ब्रॉड आर्टिकल, ठीक है। टू सिक्योर, उसमें क्या है, द राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन, ठीक है फ्रेंड्स। उसमें क्या है कि सब जितने भी सिटीजन हैं उनको जो लिवलीहुड का एक जो है बराबर मौका मिले। जैसे उनको जो है अगर कोई गरीब है, कुछ नहीं, पुअर है, ठीक है, उसको क्या है बीपीएल की आपको पता है कि सूची में रख देते हैं, ठीक है, उसको जो सब्सिडी देते हैं, फूड में सब्सिडी देते हैं, गैस में सब्सिडी मिल रही है, ठीक है, हर एक चीज़ में फी में सब्सिडी है। कहीं ना कहीं जो है ही शुड बी एबल टू डेवलप हिमसेल्फ इन सच ए वे दैट ही शुड नॉट फील बिहाइंड, ठीक है, तो ही शुड नॉट फील मार्जिनलाइज, ठीक है। द राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन, द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल सोर्सेज ऑफ कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड, ठीक है, और प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि आप स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं लाएगा जिससे कि जो है प्रिवेंशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, जो धन का जो कंसंट्रेशन है वो कहीं किसी एक ही आदमी या किसी एक ही संस्था के अधीन हो जाए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल एब्यूज, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे हैं और जो बूढ़े हैं या जो वर्कर्स हैं उनकी जो हेल्थ है फ्रेंड्स, उनकी हेल्थ को क्या करना है, प्रिजर्व करना है, ठीक है,
ताकि ऐसा नहीं है कि कोई उनको जो है 15 जितना जो मिनिमम जो है आवर्स वर्क करवाना पड़ेगा, और 15-16 ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा वर्क करवा के जो है फ्रेंड्स उनको जो है उनकी सेहत और जो उनकी सेहत के साथ जो खिलवाड़ करता है, ठीक है, या उनकी जो स्ट्रेंथ है उसके साथ खिलवाड़ करता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, ताकि जो है ऐसी अपॉर्चुनिटी जो है स्टेट क्रिएट करेगा कि जिससे जो है स्टेट की हेल्थी अपॉर्चुनिटी जो है उसके जो है डेवलपमेंट का जो है हेल्थ सबको जो है एक डेवलपमेंट की हेल्थी अपॉर्चुनिटी सबको जो अवसर मिले। लेकिन फ्रेंड्स ये जो है नॉन जस्टिसेबल किस लिए है, राइट, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो है एज एंड व्हेन जब जो है स्टेट के पास जो है रिसोर्सेज होंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर स्टेट के पास रिसोर्सेज नहीं होंगे तो फिर जो है ये सब चीज़ें कैसे करेगा स्टेट, ठीक है। तो द मोमेंट स्टेट विल गो ऑन प्रोग्रेसिंग, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ होगी, ठीक है, स्टेट की जैसे बड़ी तरक्की करेगा तो ये जो डेवलपमेंट होगी, जिस तरह ये जो प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, देन ये जो अपने आप में एक सार्थक होते जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो है इसका डीपीएसपी का जो मेन एम है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर, ठीक है। इससे क्या है फ्रेंड कि प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, ठीक है। टू प्रमोट इक्वल जस्टिस, सबको जो है फ्रेंड्स सबको जो है इक्वल जस्टिस मिले, उसके क्या है कि फ्रेंड्स कि सबको जो है जो है असहाय है, जिसको मतलब अपनी अगर कोई अपनी कानूनी उसको अगर राय लेनी है तो उसको जो है कानूनी राय के लिए उसको जो फ्री लीगल एड जो है उसको फ्री में लीगल एड जो है प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या आर्टिकल 39A, ठीक है, ये सब जो है स्टेट आपका जो है प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स कि अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, ये जो है फ्रेंड्स आर्टिकल 39 में ही ये है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, ठीक है, ये जो है 39, ठीक है। और उसके बाद 39A में भी ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है टू ऑर्गेनाइज, आर्टिकल 40 क्या बोलता है, 8 जो गांधी प्रिंसिपल से रिलेटेड है, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडो देम विद नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटी टू एनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है फ्रेंड। इसमें क्या बोलता है कि आर्टिकल 40 क्या बोलता है कि टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडो देम विद नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटी टू एनेबल देम टू फंक्शन एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फ्रेंड्स विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना है विलेज लेवल पे, ठीक है। ये जो गांधी जी जो चाहते हैं कि गांव का उत्थान हो, ठीक है, गांव का उत्थान। उसी तरह फ्रेंड्स आपने देखा हो कि पूरा करके स्कीम चलती प्रोवाइडिंग अर्बन अम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब जो अर्बन में जो शहरों में जो फैसिलिटी है वही जो है आपके गांव में भी प्रोवाइड किया। जिस तरह आपको शहर में आपका टेलीफोन जैसे इंटरनेट व्यवस्था है, उसी तरह जो गांव के जो लास्ट कॉर्नर है कोई भी गांव है वहाँ पे इंटरनेट व्यवस्था प्रोवाइड करनी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के मीन्स उपलब्ध करवाने, ठीक है। वहीं पे जो आपको फेयर प्राइस शॉप करनी है, वहीं पे सारी चीज़ें आपको जो है गैस कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, ठीक है, पानी का कनेक्शन है, ये सब जो अगर आपके गाँव में आएगा तो गाँव में क्या है लोग जो गाँव पर रहेंगे और वो जो अपनी खेती बाड़ी करेंगे, और खेती बाड़ी को बोला कि उसको जो है एक साइंटिफिक बेस है, ये भी आगे एक प्रिंसिपल है, ठीक है। उसको जो है साइंटिफिक बेस से उसको डेवलप करना है सो दैट कि वहाँ से जो माइग्रेशन ना हो, उनका क्रॉस कल्चर जो है उनका मेंटेन रहे, ठीक है, गांव वालों का। तो ये जो है इसका ये आर्टिकल 40 का जो मेन पर्पज है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंडो देम विद नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। दिस इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल 40। और फ्रेंड्स ये जो आर्टिकल 40 है, ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स आपको पता है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992 बाय पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, दिस वर ब्रॉट फॉरवर्ड बाय पीवी नरसिम्हा राव। और उसके बाद क्या हुआ कि फ्रेंड्स ये क्या हुआ कि उससे जो है फिर पंचायतों को ऑर्गेनाइज किया गया, उनको जो स्पेशल पावर्स दी गई। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो पंचायतों को या किस तरह जो पंचायतों को या नगर पंचायतों को या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो है उनको क्या शक्तियां देनी है, ये सब जो है इसमें बताया गया, लाया गया, ठीक है। तो आर्टिकल 40 को इस तरह आपने जो इसको इफेक्ट दिया गया, ठीक है। उसी तरह फ्रेंड्स जो आर्टिकल 41 है, ठीक है, 41 क्या बोलता है, दिस इज ए सोशलिस्टिक प्रिंसिपल टू सिक्योर द राइट टू वर्क, to education and to public assistance in case of unemployment, old age, sickness and disablement, ठीक है फ्रेंड्स। तो आर्टिकल 41 क्या बोलता है फ्रेंड्स कि ये बोलता है कि आर्टिकल 41 बोलता है कि टू सिक्योर राइट टू वर्क, ठीक है। राइट टू वर्क मतलब क्या है कि सबको काम का अधिकार, ठीक है, टू एजुकेशन, ठीक है, सबको पढ़ाई का अधिकार, एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज एंड सिकनेस एंड डिसेबलमेंट,
ठीक है। अगर किसी को जैसे अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है उसको असिस्ट करना है, ठीक है, पब्लिक असिस्टेंस देनी है। ओल्ड एज में जैसे आपको होता है बुढ़ापा पेंशन देते हैं, ठीक है, वृद्ध पेंशन जिसको बोलते हैं। सिकनेस में जैसे आपका गरीब, अगर आप गरीब हैं, यू आर नॉट अनएबल टू पे योर, तो जो भी एक्सपेंसेस, तो क्या होता है आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, आपको जो जैसी योजनाएं हैं डिफरेंट, जैसे हिम केयर योजना है जो, और ये आयुष्मान भारत योजना, ये सब जो है किसके लिए है, टू गिव इफेक्ट टू द आर्टिकल 41 एंड डिसेबलमेंट, ठीक है। अगर आपका डिसेबलमेंट हो जाता है तो आपको फ्रेंड्स जैसे गवर्नमेंट्स की स्कीम है लाइक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, ये सब जो है इस तरह की स्कीम्स दी जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम आपको जो अलाउंसेस दिए जाते हैं, ठीक है, आपको फैसिलिटीज दी जाती है। दीज आर, जो आपको पता है कि आर्टिकल है, ठीक है, डिसेबिलिटी के लिए एक एक्ट बनाया गया है, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ डिसेबिलिटी एक्ट, ये करके जो जिसको बोलते हैं दिव्यांग जन को बना दिया गया, बाद में उनको कोटा दे दिया 3% to 4% सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स डिसेबल्स के लिए, ठीक है, और सुगम्य भारत कैंपेन चलाया गया। ये सब जो है फ्रेंड्स दीज आर अंडर दी आर्टिकल 41 से, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद क्या फ्रेंड्स, आर्टिकल 42 टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी लीव, ठीक है फ्रेंड्स। और आपके जो कहीं पे भी अगर काम करते हैं फ्रेंड्स, आर्टिकल 42 बताता है, तो उसकी अब जो कंडीशन है दैट इज जस्ट एंड ह्यूमन होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी तरह जो पशुओं की तरह काम लिया जा रहा है, ठीक है, आपको जो है कंटिन्यू काम लिया जा रहा है, ठीक है। आपको जो कंडीशंस हैं दैट मस्ट बी जस्ट एंड ह्यूमन, ठीक है, और जो एकदम सही होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, ठीक है। ये सब जो है इसको आर्टिकल 42 के तहत रहा। उसके बाद फ्रेंड्स, टू सिक्योर ए लिविंग वेज, ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वर्कर्स, ठीक है, टू सिक्योर ए लिविंग वेज, ठीक है। लिविंग वेज का क्या है फ्रेंड्स, कि लिविंग वेज का क्या मतलब हुआ कि लिविंग वेज इज अ डिफरेंट फ्रॉम मिनिमम वेजेस, ठीक है। लिविंग वेज बोलते हैं बीच, मिनिमम वेज बोलता है कि बीच इंक्लूड द बेयर नीड ऑफ लाइफ लाइक फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मिनिमम वेज। मिनिमम वेज क्या देखती है आपकी फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर और क्लोथिंग को देखती है। और लिविंग वेज क्या देखती है, लिविंग वेज क्या बोलती है कि टू दिस फूड, शेल्टर और क्लोथिंग के अलावा लिविंग वेज इंक्लूड एजुकेशन, हेल्थ, इंश्योरेंस, ठीक है। तो लिविंग वेज क्या करता है फ्रेंड्स, जो आपका फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग के अलावा जो है आपका एजुकेशन, हेल्थ और इंश्योरेंस, ये सब चीज़ों को देखता है, ठीक है। ये फेयर वेजेस, फेयर वेज क्या बोलता है, मिनिमम वेजेस और लिविंग वेज के बीच में इसको बोलते हैं फेयर वेज, ठीक है। तो स्टेट का क्या कार्य है, टू सिक्योर ए लिविंग वेज, ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वर्कर्स, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या था, 43 में एक और आर्टिकल जोड़ा गया फ्रेंड्स, टू टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, इसको आर्टिकल 43A, ठीक है फ्रेंड्स, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। जो वर्कर्स हैं फ्रेंड, दे हैव द राइट टू सिक्योर स्टेप टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनको मैनेजमेंट में जो वर्कर्स का अधिकार भी होना चाहिए, ये केवल आर्टिकल 43, ठीक है। इसके तहत फ्रेंड्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है, मिनिमम वेजेस एक्ट, ये सब जो है बने हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड, उसको आर्टिकल 43, ठीक है। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स कि आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 क्या बोलता है फ्रेंड्स, टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि आर्टिकल जो आपका ट्रिपल तलाक जो से रिलेटेड जो बिल बना हुआ है फ्रेंड्स, ये जो आर्टिकल 44 को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। क्यों, इसमें बोला गया है कि टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स ये यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है। थ्रू आउट द कंट्री आपको पता है फ्रेंड्स कि अभी क्या है कि जो इंडिया है, इट इज़ अ वास्ट कंट्री, इट कंटेन्स मैनी रिलीजन एंड रिलीजियस, ठीक है। तो जो मैक्सिमम रिलीजन्स हैं इनके जो है सभी, जैसे सिख धर्म है इनके अपने जो लॉ है, ठीक है, अपना सिविल कोड है इनका अलग है, ठीक है। उसी तरह जो है जैसे जो मुस्लिम है उनकी कम्युनिटी, दे वांट टू बी रूल्ड देम बाय शरीयत लॉ, ठीक है। तो इस तरह, लेकिन क्या है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वांट अस टू बी रूल्ड बाय ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का फ्रेंड्स अभी भी चला हुआ है, ठीक है, बहुत बड़ा ये जो है अभी तक चला हुआ है, ठीक है। इसमें जो अलग अलग कोड्स हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट अलग सा है, ठीक है, मुस्लिम मैरिज एक्ट जो अलग है, ठीक है। तो इस तरह जो ये अलग अलग है। तो इसको जो फ्रेंड्स ये बोला जाता है कि प्लीज़ जो है सभी को जो है इकट्ठे बिठाओ, सभी जितने धर्मों के लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, ठीक है, उनके जो भी लर्नड मैन हैं उनको इकट्ठे बिठाओ, और जो जितने भी गुणी आदमी सबको बिठा के जो है एक जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की जो है कोशिश करनी चाहिए स्टेट को, ठीक है। अभी जो फ्रेंड्स जैसे आपने देखा कि जो ट्रिपल तलाक जो से रिलेटेड जो बिल आया था, और जो जैसे आपको पता पहले जो शाहबानो केस है एक, और उससे रिलेटेड कि जितने भी हैं
इसमें क्या है कि फ्रेंड्स जो कन्फ्लिक्ट्स हुई हैं उन सब कन्फ्लिक्ट्स को दूर करने का है कि स्टेट बोलता है कि सबको जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, सो दैट एवरी ह्यूमन बीइंग शुड फील इंडिविजुअली इन लव विद हिज लाइफ। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 44। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 45 क्या बोलता है फ्रेंड्स, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर इन एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years। फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसी से ये आर्टिकल से क्या बोलता है, पहले तो ये आर्टिकल मैं ढंग से पढ़ लेता हूँ। टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years। ठीक है, मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है सब बच्चों को देनी है। ठीक है, जैसे आपका आशा वर्कर जो आजकल जो आशा वर्कर जो रखी जा रही हैं, ठीक है, उसी तरह आपके बालवाड़ी केंद्र रखे जा रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फ्रेंड्स इन्हें अभी इंक्लूड कर दिया। ठीक है, कि आपके जो गवर्नमेंट स्कूल जितने भी होंगे वहाँ पे जो है बाल केंद्र जो स्थापित किए जाएंगे, सो दैट ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years। ठीक है, अभी जो फ्रेंड्स आर्टिकल 45 से फ्रेंड्स आर्टिकल 21A जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन, उसको जो फंडामेंटल राइट बनाया गया, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, तो आर्टिकल 45 से। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए इस तरह किस तरह जो इसको कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स क्या है कि आर्टिकल 46, आर्टिकल 46 क्या बोलता है, टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SCs, STs एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। मतलब आर्टिकल 46 क्या बोलता है, टू प्रमोट द वेलफेयर्स ऑफ द इकोनॉमिक एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SCs एंड STs। फ्रेंड्स आपको पता है कि वैन और इंडिया गोट इंडिपेंडेंस, जो SCs एंड STs की जो हमारा जो हालत थी बहुत ही ख़राब थी। ठीक है, अभी जो फिर उसके लिए जो इनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान हुआ। ठीक है, रिजर्वेशन का प्रावधान हुआ हर एक जगह, एजुकेशन में, ठीक है, इंस्टीट्यूशन में, जॉब में। ठीक है, तो इससे जो इनको बहुत बड़ा ग्रोथ हुआ। ठीक है, और उसके बाद जो इनके एट्रोसिटी जो प्रिवेंशन ऑफ SC एंड ST प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट बनाया गया। ठीक है, वो सब जो है इसको जो है सो दैट दे कैन डेवलप देमसेल्फ इन ए होलिस्टिक वे। ठीक है, तो उसके लिए जो आर्टिकल 46 जो है लाया गया है। ठीक है, तो ये सब जो है हमें जो है एक किस तरह जो प्रिंसिपल ले डाउन करता है। ठीक है, वो जो है DPSP। ठीक है, और उसको उससे जो है लॉ बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने देखा फ्रेंड्स कहीं पे भी लॉ चेंज होते हैं तो इट इज़ देयर टू गिव इफेक्ट टू आपका, या तो लॉ चेंज होंगे तो DPSP चेंज होंगे, DPSP चेंज होंगे तो लॉ चेंज होंगे। ठीक है, ये जो है इसका एक फिनोमेना है, एज टोल्ड भाई जी इंडियन पॉलिटी के बहुत अच्छे जो लेक्चरर हैं सिद्धार्थ अरोड़ा जी, उनके द्वारा एक कहना है। ठीक है, उसके बाद 47, टू प्रोवाइड द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, उसमें क्या बोलता है, स्टेट को जो है एफर्ट करना चाहिए, स्टेट को जो है ये करना चाहिए कि जितने भी जो कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स हैं और ड्रग्स हैं, ठीक है, लाइक जो सब्सटेंस है जिसको जो इंटॉक्सिकेटिंग है, लिकर का सेल है, ठीक है, ड्रग्स का सेल है। ठीक है, NDPC एक्ट है बना हुआ है। उसी तरह जो है प्रिवेंशन ऑफ लिकर एक्ट, जो लिकर बिहार में, जैसे आपको पता है कि बिहार में जैसे शराबबंदी है, उसी तरह जो महाराष्ट्र जैसे गुजरात है, गुजरात में शराबबंदी है। ये सब जो है, ये सब जो एक्ट जो बने हुए हैं, ये सब जो आर्टिकल 47 को ध्यान में रखते हुए बने हैं। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, जो है टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउ, काब्स एंड अदर मिल्च एंड रोट कैटल एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स। ठीक है, ये आर्टिकल 48 बोलता है। आर्टिकल 48 क्या बोलता है कि जो स्लॉटर ऑफ काउज हैं, ठीक है, काब्स हैं, ठीक है, और जो अदर जो भी दूध देने वाले दुधारू जो दुधारू पक्ष जो पशु हैं, या जो है हल चलाने वाले पशु, उनका जो स्लॉटर जो बंद होना चाहिए। ठीक है, और जो है इसमें क्या होता है, ये ऐसा नहीं है कि मिल्क देने वाले हैं वही, इसका आपको पता है जो बोलते हैं काऊ का फ्रेंड्स, जो इकोनॉमिक वैल्यू होता है, जो इसका जो यूरिन होता है, काऊ डंग होता है। ठीक है, ये जो है आपको नेचुरल जो आपको पता है फर्टिलाइजर का काम करता है। ठीक है, तो इससे क्या है, ये जो है देयर स्लॉटर शुड बी स्टॉप्ड। ठीक है, तो ये बोला आर्टिकल 48 में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, आर्टिकल 49। ठीक है, आर्टिकल 49 क्या बोलता है, टू प्रोटेक्ट मोनूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर टू बी नेशनल इंपॉर्टेंस। ये बोलता है आर्टिकल 49। ठीक है, जितने भी हमारे हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के जितने भी हमारे जो बिल्डिंग्स है, ठीक है, उसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं, आर्टिस्टिक जो, जैसे आपको पता है कॉइन्स हुए, ठीक है, हमारी जो जैसे स्कल्पचर्स हुई, मूर्तियाँ हुई, ठीक है, मंदिर हुए, ठीक है, कोई भी हिस्ट्री से रिलेटेड है उसको जो प्रोटेक्ट करना जो स्टेट की जिम्मेवारी था। उसी से रिलेटेड फ्रेंड्स आपको पता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना। ठीक है, और उस तरह जो ASI एक्ट बना। ठीक है, और ये जो डिफरेंट एक्ट उससे बने। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल 49 को इफेक्ट देने के लिए। उसके बाद क्या फ्रेंड्स, आर्टिकल 50, टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। ठीक है,
पब्लिक सर्विसेज ऑफ स्टेट फ्रेंड्स, आप कौन सा पब्लिक सर्विसेज ऑफ स्टेट आपने देखो, जैसे आईएएस लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, एचएस ऑफिसर जो स्टेट के लेवल में, स्टेट एचएस हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के हो गए, ठीक है, पीसीएस पंजाब सिविल सर्विसेज के हो गए, ठीक है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के हो गए। इन सब को जो है, सब के जो ऑफिसर्स होते हैं, इनमें जो है कहीं पावर जो है, जैसे इनको क्या है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर दोनों इकट्ठे ना दी जाए, ठीक है। इसमें क्या है कि इनकी जो पावर है दैट मस्ट बी सेपरेटेड, ठीक है। इसीलिए फ्रेंड्स GS2 में एक पेपर में ये आता है कि चेंजिंग रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसमें जो है दिस इज एनशिएटेड इन आवर आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें क्या बोलता है कि पावर शुड नॉट बी, ये जो कंसंट्रेटेड, ठीक है, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव पावर दिस मस्ट बी डिवाइडेड, ठीक है। तो इसीलिए जो अभी जो फ्रेंड्स है, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, ठीक है, जो एक ही आईएएस ऑफिसर होता है, उसमें जो मैजिस्ट्रेटियल जो पावर है उसकी बहुत ही लिमिटेड कर दी गई है, एक्सेप्ट जो रेवेन्यू पावर्स हैं, जैसे आपकी ज़मीन जायदाद से रिलेटेड है, एक्वायरिंग है, जैसे रोड कहीं पे ज़मीन एक्वायर करनी है, तो जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो है इट वर्क एज ए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वर्क एज ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ठीक है, और ज़मीन जायदाद के जो इश्यूज होते हैं, ठीक है। और उसके बाद तो फ्रेंड्स ये जो उसके आर्टिकल 51 टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कैसे करेंगे आप इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी जो मेंटेन फ्रेंड्स, बाय ऑब्जर्विंग डिफरेंट ट्रीटीज, ठीक है, अलग अलग जो जितनी भी हमारी इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनकी बाइंडिंग होती है, उन सब के जो रूल एंड रेगुलेशन से बाइंड करना है। इसलिए फ्रेंड आपने देखा होगा फ्रेंड्स की कोई भी अगर प्रिजनर होता है, बार प्रिजनर होता है या पॉलिटिकल प्रिजनर होता है, उनको जो है अलग अलग जो है उनको, जैसे वार प्रिजनर है तो उसको जिनेवा कन्वेंशन बना हुआ है, इंटरनेशनल ट्रीटी है, उसको अगर आपने अगर किया है, अगर आप जिनेवा कन्वेंशन का ये नहीं करते हैं, आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि यू आर कॉल्ड ए रॉग स्टेट, ठीक है। रॉग स्टेट के बाद फिर जो आपके ऊपर सैंक्शन लगाई जाती है, जिस तरह जो आपकी जो फिर इकोनॉमी में फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड टू मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशन, to foster respect for international law and treaty obligation and to encourage settlement of international dispute by arbitration। इसलिए आपने देखा हो कि जगह जगह जो है हमारे जो कहीं पे भी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, मतलब जो कई MNCs आती हैं, उनके लिए क्या है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जो है सेंटर बने हुए हैं। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कोर्ट में लंबा टाइम लगे, तो इसलिए जो आर्बिट्रेशन सेंटर बने हुए हैं, ठीक है। ये जो इसका ये जो आर्टिकल 51 में, ठीक है फ्रेंड्स। अभी जो है ये जो है 36 से 51 तक मैंने जो फ्रेंड्स आपको आर्टिकल जो पूरे बता दिए। अभी जो है इसके पीछे जो अब जो डिफरेंट फ्रेंड्स कुछ जो है जो चीज़ें आती हैं वो जो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। और उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है कुछ हुए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसमें न्यू DPSPs जो है इंक्लूड किए गए, उसमें क्या है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 एडिड 4 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू द ओरिजिनल लिस्ट। दे रिक्वायर द स्टेट टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी इन हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है फ्रेंड्स, टू प्रमोट इक्वल एंड प्रोवाइड फ्री एंड लीगल एड to the पूरे 39A to take step to secure participation of workers in the management of industries, the article 43A to protect and improve the environment and to safeguard forest and wildlife, ठीक है फ्रेंड्स। आर्टिकल 48A ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया, और फ्रेंड उसके बाद जो फिर जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन राइट, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब जो है 1976 के बाद ही जो है फिर जो है आए, ठीक है। The 44th Constitutional Amendment Act of 1978 added one more directive principle which required the state to minimize inequalities in income, status, facilities and opportunity, Article 38, ठीक है। 44th Constitutional Amendment 1978 में, ठीक है, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट में इन्होंने क्या किया कि जो है सबकी जो है मिनिमम जो स्टेट को जो है जो इनइक्वलिटीज़ हैं उसको मिनिमाइज करने के लिए इनकम, स्टेटस और फैसिलिटीज़ में है, इसको इक्वल करने के लिए क्या है जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो है ये जो है लाया गया, ठीक है, प्रोविजन, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ से फ्रेंड्स बहुत से क्वेश्चन पूछे। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब 2002 में आया फ्रेंड्स, और ये क्या है आर्टिकल 45 को जो था कंपल्सरी एजुकेशन से रिलेटेड मेड एलिमेंट्री एजुकेशन फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A, ठीक है। द अमेंडमेंट डायरेक्टिव requires the state to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years, ठीक है। ये जो है राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड फिर ये आर्टिकल जो है इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया आर्टिकल 45 को, ठीक है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस आर्टिकल।
और उसके बाद 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फ्रेंड्स, ये 2011 में ऐड की गई। और न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट है फ्रेंड्स, ठीक है, कि आपस में जो है अगर आपके पास गांव में कोई छोटा मोटा आप रिसोर्सेज करते हो तो आप 5-6 लोग जो है इकट्ठे होकर एक सोसाइटी बना के जो है फिर उस सोसाइटी में जो किस तरह जो अपने व्यापार को आगे बढ़ाना है, धंधे को आगे बढ़ाना है, काम धंधे को, उसको जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे आप गांव में आपको जैसे मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है, शुगर की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है, ठीक है, उस तरह कॉटन कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है, ठीक, इस तरह जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है। एक 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में लाया गया है, जिसमें बताया गया है कि स्टेट टू प्रमोट वॉलंटियर फॉर्मेशन। और अभी जो है फ्रेंड्स आपको पता है कि अभी जो नया जो मिनिस्ट्री फॉर्म हुई है फ्रेंड, उसमें जो है कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो है, जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं उनको बनाया गया है, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव भी नया मंत्रालय जो है शुरू किया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो है अब की बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और उसमें बोला गया है कि it requires the state to promote volunteer formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of cooperative society। आर्टिकल 43 भी इसमें जो है ऐड किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जो सैंक्शंस बिहाइंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल के पीछे फ्रेंड्स जो सैंक्शंस हैं क्या हैं, क्यों है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के पीछे, जो BN राव थे फ्रेंड्स ड्राफ्टिंग कमेटी के जो जिन्होंने ये बनाए थे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थे वो BN राव सर BN राव, ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने जो रिकमेंड किए थे आर्टिकल, दो टाइप के फंडामेंटल राइट्स जो है दो टाइप के राइट्स उन्होंने रिकमेंड किए थे। दैट इज इंडिविजुअल शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, ठीक है। जो राइट एक कोई भी इंडिविजुअल है उसके जो फंडामेंटल उसके जो राइट्स हैं दैट मस्ट बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। उसने क्या बोला था, जस्टिसेबल एंड नॉन जस्टिसेबल, ठीक है। जस्टिसेबल वो है विच कैन बी एनफोर्स्ड बाय द स्टेट और विद द गारंटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट उनको गारंटी देता है कि इन केस दे आर वायलेटेड, तब जो है उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट विल इंटरफेयर एंड रिस्टोर देयर फंडामेंटल राइट इंडिविजुअल्स के, ठीक है। लेकिन दो उसके बाद जो है वो इसीलिए उनको जो पार्ट C में उनको रखा गया, ठीक है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट को। उसी तरह डायरेक्टिव प्रिंसिपल थे, ठीक है, विच आर नॉन जस्टिसेबल एंड नेचर एंड इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट ऑफ 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो जो है पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए हैं, जिनको जो नॉन जस्टिसेबल थे, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि थ्रू although the directive principles are non-justiciable, ठीक है, though the directive principles are non-justiciable, the Constitution Article 37 made clear that these principles are fundamental in governance of the country, ठीक है। ये जो गवर्नेंस ऑफ कंट्री की में बहुत ही फंडामेंटल है। अगर कोई गवर्नमेंट इनको अप्लाई नहीं करती है तो डेफिनेटली व्हेन इट कम्स आफ्टर 5 ईयर फॉर द इलेक्शन, ठीक है, तो जो है इसको जो पब्लिक जो है अपने आप जो है बता देगी, ठीक है, ठीक है। तो ये जो सबसे बड़ा इसका जो टेस्ट होगा कि वेदर दे आर अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर और नॉट, ठीक है। तो इसीलिए, ठीक है, इसलिए जो अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर थे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि नो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल कैन अफोर्ड लाइट हार्टेडली टू इग्नोर द प्रोविजन ऑफ पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कोई भी मिनिस्ट्री जो पावर में है वो जो अपने ऐसे आसानी से जो है इनको जो है इग्नोर नहीं कर सकती, ठीक है। ये वाइल्ड शेपिंग टू इग्नोर द प्रोविजन पार्ट 4। सिमिलरली डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या बोला था, इनको बोला था कि उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट विच रेस्ट ऑन द पॉपुलर वोट कैन हार्डली इग्नोर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल बाय शेपिंग द इट्स पॉलिसी, ठीक है। कोई भी जो गवर्नमेंट है जिसका जो मेन सपोर्ट जो है इलेक्शन है, ठीक है, उसको जो है वो जो है ये जो है इन आर्टिकल्स को जो है इन प्रिंसिपल्स को जो है इजीली जो है इग्नोर नहीं की जा सकता, ठीक है, ठीक है। उसके बाद द फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉन जस्टिसेबल, ठीक है। क्यों बनाया इन्होंने नॉन जस्टिसेबल, उनके पीछे रीजन ये था लीगली नॉन एनफोर्सेबल बिकॉज द कंट्री डिड नॉट पोजेस सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट देम। इनके लिए फ्रेंड्स अगर इनको इम्प्लीमेंट करना था तो बहुत सारे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे तो कंट्री के पास उतने नहीं थे, ठीक है। तो कंट्री जैसे जैसे फाइनेंशियली साउंड होती जाएगी तो देखा होगा आपने कि नई नई स्कीम्स जो आती रहती है, ठीक है। तो एज द कंट्री कीप्स ऑन गेटिंग फाइनेंशियली साउंड, तो जो है धीरे धीरे जो हमारी जो स्टेट के द्वारा जो हमारी सुविधा दी जाती है वो जो धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ वास्ट डाइवर्सिटी एंड
बैकवर्डनेस इन द कंट्री वुड स्टैंड इन द वे ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। जो कंट्री का जो बहुत सारा जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, और बैकवर्डनेस है, उसकी वजह से जो है जो इनको प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के रास्ते में आड़े आएगी, ठीक है। द न्यूली बोर्न इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट विद मैनी प्री ऑक्यूपेशन माइट बी क्रस्ड अंडर द बर्डन अनलेस इट वाज फ्री टू डिसाइड द अदर ऑर्डर, द टाइम एंड द प्लेस ऑफ मोड ऑफ फुलफिलिंग देम। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि नाउ डेज देयर इज हार्डली any constitutional amendment which is not related to giving effect to the directive principle of state policy, ठीक है। तो जैसे जैसे स्टेट जो है इकोनॉमिकली ग्रोथ कर रहा है और ये धीरे धीरे जैसे रिच हो रहे हैं स्टेट, वैसी तो ये सब फैसिलिटीज दे रही है, ठीक है। उसके बाद जो है क्रिटिसिज्म भी है इसका फ्रेंड्स, जो क्रिटिसिज्म है, ठीक है, अगर प्रेज है तो क्रिटिसिज्म भी है, ठीक है। क्रिटिसिज्म ये बोलता है कि ये क्या बोलते हैं, इनके पीछे कोई लीगल फोर्स नहीं है, ये बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं इलॉजिकली अरेंज्ड है, ठीक है, कोई ऐसे अरेंज प्रॉपर नहीं है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल नाइदर द प्रॉपर्ली क्लासिफाइड नॉर लॉजिकली अरेंज, द डिक्लेरेशन मिक्सेस अप रिलेटिवली unimportant issue with the most vital economic and social question. It combines rather incongruously the modern with the old and provisions suggested by reason and the science with the provision based on purely on sentiment and prejudice, ठीक है। ये जो इनकी illogically arranged बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद बोलते हैं कंजर्वेटिव। अकॉर्डिंग टू सर आइवर जेनिंग द डायरेक्टिव्स आर बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ 19th सेंचुरी इंग्लैंड, ठीक है। ये बोलते हैं कि 19th सेंचुरी के इंग्लैंड में जो पॉलिटिकल फिलोसफी थी उससे रिलेटेड है, ठीक है। दे आर वेरी कंजर्वेटिव है, ये ऐसा बोलते हैं, ठीक है। ये सब बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट, ठीक है, वो बोलते हैं कि के संथानन हैज़ पॉइंटेड आउट दैट डायरेक्टिव लीड्स टू ए कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ठीक है, बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड बिटवीन द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम द सेंटर कैन गिव द डायरेक्शन टू द स्टेट विद रिगार्ड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल एंड इन केस नॉन कंप्लायंस कैन डिसमिस द गवर्नमेंट। सिमिलरली व्हेन द प्राइम मिनिस्टर गेट ए बिल which violates the directive principle passed by the parliament, the president may reject the bill on the ground that these principles are fundamental to the governance of the country and hence the ministry has no right to ignore them. The same constitutional conflict may occur between the governor and the chief minister at state level, ठीक है। तो देख सकते हो आप किस तरह जो कन्फ्लिक्ट्स जो है क्या क्या है, या इनकी जो क्रिटिसिज्म है क्या है। क्रिटिसिज्म क्या है फ्रेंड्स कि दे डोंट हैव एनी लीगल फोर्स बिहाइंड इट, इलॉजिकली अरेंज्ड है, कंजर्वेटिव है और कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट में है, ठीक है। अभी फ्रेंड्स यूटिलिटीज ऑफ इनकी यूटिलिटी क्या है, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ ऑल द क्रिटिसिज्म एंड शॉर्ट कमिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट एन अननेसेसरी अपेंडेज टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये फालतू में कोई ऐसे बैसाखी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को, डिस्पाइट ऑल इट्स क्रिटिसिज्म एंड शॉर्ट कमिंग, ये बताता है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ डिक्लेयर दैट दे आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, और कॉन्स्टिट्यूशनल अपने आप डिक्लेयर करता है कि दे आर द फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। अकॉर्डिंग टू एल एम सिंघवी एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट, ठीक है, उन्होंने बताया था कि एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट और डिप्लोमेट थे एल एम सिंघवी, इन्होंने बताया था कि द डायरेक्टिव्स आर द लाइफ गिविंग प्रोविजन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एल एम सिंघवी ये ज्यूरिस्ट और जो डिप्लोमेट थे उन्होंने क्या बोला कि इन्होंने बोला कि दे आर डायरेक्टिव्स आर लाइफ गिविंग प्रोविजन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, दे कॉन्स्टिट्यूट द स्टफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फिलोसफी ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है। उसके बाद जो एमसी छागला थे फ्रेंड्स, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने बोला है कि इफ़ ऑल दिस प्रिंसिपल आर फुली कैरिड आउट, अगर ये सभी जो प्रिंसिपल जो फुली कैरिड आउट होते हैं इन आवर कंट्री वुड इंडीड बी हेवन ऑन अर्थ, ठीक है। अगर इन सब प्रिंसिपल्स को ठीक ढंग से अप्लाई किया जाए तो जो है फ्रेंड्स, और फुली जो है इनको कैरिड आउट किया जाए तो आवर कंट्री वुड बी हेवन ऑन द अर्थ, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आप बता सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो फॉर्मर अटॉर्नी जनरल जो इंडिया एमसी सेटलवाड से, ठीक है, उन्होंने बताया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑल दो कन्फर नो लीगल राइट्स एंड क्रिएट नो लीगल रेमेडीज द सिग्निफिकेंट एंड यूजफुल इन द फ्लोइंग वेज, ठीक है। ऑल दो ये बोलते हैं एमसी सेटलवाड जो फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, ये बोलते हैं कि ऑल दो दे डोंट हैव एनी लीगल फोर्स और लीगल राइट टू क्रिएट लीगल रेमेडीज बट दे आर सिग्निफिकेंट इन द फॉलोइंग वेज। कौन कौन से वेज बताए उन्होंने, दे आर लाइक एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन और जनरल रिकमेंडेशन एड्रेसिंग टू ऑल अथॉरिटीज इन इंडियन यूनियन, ठीक है। दे रिमाइंड देम ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ न्यू सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर विच द कॉन्स्टिट्यूशन एम एट बिल्डिंग, ठीक है।
उसके बाद क्या है, दे हैव सर्व्ड एज यूजफुल बीकन लाइट टू द कोर्ट्स, दे हैव हेल्प द कोर्ट इन एक्सरसाइजिंग देयर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू की जो इनको जो पावर एक्सरसाइज करनी है, तो दे हैव प्रूव्ड देमसेल्फ एज ए बीकन लाइट। ठीक है, कि मतलब एक लैंप पोस्ट के रूप में काम किया है उन्होंने कि कहाँ आपको जाना है, अगर आपको स्टेट जुडिशियल रिव्यू में क्या आपको करना है, तो आपको दे प्रूव्ड एज ए बीकन लाइट। ठीक है, उसके बाद क्या फ्रेंड्स, दे फॉर्म दी डोमिनेटिंग बैकग्राउंड टू ऑल द स्टेट एक्शन। ठीक है, वो जितने भी स्टेट के एक्शन होते हैं उसके पीछे जो है बैकग्राउंड, डोमिनेटिंग बैकग्राउंड जो है एक इस्टेब्लिश करते हैं, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एंड आल्सो गाइड द कोर्ट इन द सेम रिस्पेक्ट, नॉट इवन दी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, बट एक कोर्ट को भी जो है एक जो है डायरेक्शन बताते हैं। दे एम्पलीफाई द प्रीएम्बल विच सोलेमनली रिजोल्व टू सिक्योर ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ये सब इसमें बताया है। ठीक है, और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल प्ले फ्लोइंग रोल द फैसिलिटेट स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इन डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल स्फीयर इन स्पाइट ऑफ द चेंज इन द पैरिटी ऑफ द पावर। ठीक फ्रेंड्स, आपने अफगानिस्तान का देखा होगा। ठीक है, वहाँ पे डीपीएसपी, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीज़ें नहीं है, और इसीलिए फ्रेंड्स आज ये हालत है वहाँ पे कि जो है कोई भी एक कम्युनिटी वहाँ पे ये नहीं करे, और सारे जो रूल जो तालिबान जो वहाँ पे जो एक स्टेबल गवर्नमेंट थी उसको भी डिस्टेबलाइज कर दिया गया। ठीक है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट आवर कंट्री इज डेवलपिंग डे बाय डे। ठीक है, और बिकॉज ऑफ द बैलेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपीज। ठीक है, सबके जो है अधिकार सुरक्षित हैं, सब जो तरक्की करने का अधिकार है। ठीक है, प्रोवाइडेड कि आप जो कितनी मेहनत करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फ्रेंड्स उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज। ठीक है, इसमें क्या है फ्रेंड्स, दी जो कॉन्फ्लिक्ट्स जो आई हुई है मेनली फ्रेंड्स के डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट्स के बीच में जो 4 केसेस हैं, कौन से हैं? ठीक है, उसमें चंपकम दोराईराजन केस 1951 का। ठीक है, उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, जो गोलकनाथ केस 1967 का, केशवानंदा भारती केस 1973 का, मिनोरवा मिल केस जो 1980 का। फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन आपको मैच दी फॉलोइंग में आ जाते हैं सीडीएसई एग्जाम में। ठीक है, यूपीएससी के जो एग्ज़ाम है, और स्पेशली स्टेट लेवल के जो आपके जो ग्रुप 1 ऑफिसर के एग्जाम है, उसमें जो आपको मैच द फॉलोइंग आपको ये पता होना चाहिए। चंपकाई दोराईराजन केस जो 1951 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद गोलकनाथ केस 1967 में हुआ था, केशवानंदा भारती केस 1973 में हुआ था, और मिनर्वा मेल केस जो 1980 में हुआ था। ठीक है, उसमें क्या होता है, द जस्टिसेबल ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड नॉन जस्टिसेबिलिटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑन द वन हैंड एंड द मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट टू इम्प्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल on the other hand have led to the conflict between the fundamental right and DPSP since the commencement of the constitution। ठीक है, अभी क्या बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के शुरुआत से ही जो है इनकी जो ऑब्लिगेशन है, मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू इम्प्लीमेंट फंडामेंट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड द टू जो जस्टिसेबिलिटी और फंडामेंटल राइट है, इसकी जो शुरू से कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू होने से ही जो है इसके कन्फ्लिक्ट हुई है। और शुरू की कन्फ्लिक्ट कहाँ से शुरू होगी फ्रेंड्स, इन दी चंपकम दोराईराजन केस। ठीक है, 1951 द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल द फॉर्मर वुड प्रिवेल, मतलब फंडामेंटल राइट जो है प्रिवेल करेंगे। इट डिक्लेयर दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैव टू कन्फर्म टू एंड रन एज सब्सिडरी टू द फंडामेंटल राइट। इन्होंने बोला है कि जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, दे हैव टू एंड रन subsidiary to the fundamental right, but it also held that the fundamental right could be amended by parliament by enacting constitutional amendment act। ठीक है, लेकिन इन्होंने ये बोला है but it held that fundamental right could be amended। ठीक है, fundamental right जो है amend किए जा सकते हैं by parliament by enacting constitutional amendment act। as a result the parliament made the first amendment act 1951। ठीक है, the fourth amendment act 1955 and seventh amendment act 1964 to implement some of directives। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया है कि टू गिव इफेक्ट टू द फंडामेंटल राइट। ठीक है, दिस कैन बी इन्होंने बोला कि टू गिव इट आल्सो हेल्प दैट द फंडामेंटल राइट कुड बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट को जो अमेंड करे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, और उसके तहत जो फिर पार्लियामेंट ने क्या है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, फोर्थ 1955 और सेवन जो है 64 में कि टू इम्प्लीमेंट कुछ जो है
डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, द अबव सिचुएशन अंडरवेंट ए मेजर चेंज इन 1967। ठीक है, 1967 के वो फ्रेंड द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन गोलकनाथ केस। ठीक है, गोलकनाथ केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी। ठीक है, वो जो फ्रेंड्स गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इन 1967 में, इसने बाय एनेक्टिंग 24th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, और 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में जो है the above situation underwent a major change in 1967 following the सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो गोलकनाथ केस में 1967 में आई। ठीक है, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब केस में जो 1967 में जो एक जजमेंट आई, उसने जो है पूरा उसमें जो सिचुएशन जो है टोटल चेंज कर दिया। इन दैट केस क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट रूल दैट पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे और एवरेज एनी ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भी जो है फंडामेंटल राइट जो है पार्लियामेंट ले नहीं सकती या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो कि फिर जो है अगर फिर जो है उसको फिर आपको फंडामेंटल राइट जो और डीपीएस में जो आपकी कन्फ्यूजन हुई है, कन्फ्लिक्ट हुई, फिर उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। ठीक है, ये बड़ी मुसीबत हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो उसने क्या बोला, इन अदर वर्ड द कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स को जो है अमेंड नहीं किया जा सकता, फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं किया जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप देखोगे तो ये जो दोनों हैं इनका इंप्लीमेंटेशन जो है कुछ ना कुछ इंप्लीमेंटेशन के लिए फंडामेंटल राइट्स को आपको चेंज करना पड़ता है। तो ये जो बहुत बड़ी एक इशू हो गया। ठीक है, तो पार्लियामेंट ने कैसे रिएक्ट किया, पार्लियामेंट रिएक्टेड टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन गोलकनाथ केस बाय इनेक्टिंग 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, उन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट ने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है लेके आगे ये लोग। ठीक है, उसमें क्या करती है, फिर उसमें क्या किया, by enacting 24th Constitution and the 25th Amendment Act 1971, the 24th Amendment Act declared that the Parliament has the power to abridge or take away any of the fundamental right by enacting Constitutional Amendment Act. ठीक है, और the 25th Amendment Act inserted a new Article 31C which contained the following provision: no law which seeks to implement the socialistic directive principles specified in Article 39B and 39 and C shall be void on ground of contravention of fundamental right conferred by the Article 14. ठीक है, और इसमें बता दिया फ्रेंड्स। और उसके बाद दूसरा क्या था, नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी shall be questioned in any court on ground that does not effect to a policy. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है इन्होंने फिर आगे जो है ये जजमेंट दे दी। ठीक है, और केशवानंदा भारती केस में क्या हुआ फ्रेंड्स, द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट अबव सेकंड प्रोविजन दैट इज नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन ऑफ गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी शैल बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट इन ग्राउंड दैट इट डज नॉट गिव इफेक्ट टू सच पॉलिसी। ठीक है, अब सेकंड प्रोविजन जो मैंने 31C का बताया था, अभी जो मैंने पढ़ा, एज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड इन ग्राउंड दैट जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस cannot be taken away. However, the above first provision of Article 31C was held by constitutional and valid. ठीक है, और उसके बाद फ्रेंड्स ये जो अलग अलग अमेंडमेंट्स आए। ठीक है, फिर जो फ्रेंड्स अभी जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सॉरी डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने आपको पहले बताया प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया। ठीक है, और उसके बाद लैंड रिफॉर्म जो बिल जो अलग ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स ने किए। ठीक है, उसके बाद मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट वेजेस एक्ट, ठीक है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ये सब लाए गए। ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ठीक है, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, ठीक है, ये भी लाया गया 1976 में। ठीक है, वेरियस मेजर हैज बीन टेकन टू utilize the financial resources for promoting the common good. These include the nationalization of life insurance, ठीक है, नेशनलाइजेशन ऑफ 14 लीडिंग कमर्शियल बैंक, ये सब जो है प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को देने के लिए वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश करने के लिए दिए गए। ठीक है, उसमें लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, ठीक, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आपके जो पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर हैज़ बीन मॉडर्नाइज्ड बाय प्रोवाइडिंग द इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर इनपुट सीड फर्टिलाइजर इरीगेशन, ठीक है, 3 टियर पंचायती राज सिस्टम, ठीक है, ये सब जो है ये दिया गया। ठीक है, और फ्रेंड्स उसके बाद जो फ्रेंड्स डायरेक्टिव आउटसाइड दी पार्ट 4, उसमें क्या है, जो क्लेम्स ऑफ SCs एंड ST टू सर्विस, द क्लेम ऑफ द मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन कंसिस्टेंटली विद द मेंटेनेंस ऑफ इफेक्टिव एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को कंसिडर
करने के साथ साथ जो है SC STs का जो क्लेम है जो सर्विसेज में, ठीक है, उनको भी वो भी देखा जाएगा जो रिजर्वेशन क्लेम बनता है। इन दी मेकिंग द अपॉइंटमेंट टू द सर्विसेज एंड पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ यूनियन और स्टेट, ठीक, आर्टिकल 335। उसके बाद क्या है, इंस्ट्रक्शन इन मदरलैंड टंग, ठीक है, ये बोलता है आर्टिकल 350A, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ये आर्टिकल 351, ठीक है। उस तरह फ्रेंड्स ये बताता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, हाउएवर दे आर ऑल्सो गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एंड अटेंशन बाय जुडिशरी ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रीड टुगेदर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो है आपको फ्रेंड्स, ये आपको पूरा आज का डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेटेड जो है ये आपका चैप्टर था। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें सो दैट आई कैन गेट मोटिवेटेड टू मेक more such video. Thank you very much friends.